हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। जितने भी आपकी अभी तक क्वेरीज रह गई हैं लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड टॉपिक्स से आज आई थिंक सारी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे लाइन इंटीग्रल होता क्या है। ओके, उसके बाद हम लोग सीखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ स्केलर फील्ड एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल हम दो ही फील्ड में निकाल सकते हैं, स्केलर और वेक्टर। ओके ना, ये चीज़ आपको पता है। तो उन दोनों के ऊपर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आई थिंक वीडियो भी थोड़ा सा लॉन्ग होने वाली है, तो लास्ट तक आप देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और जो थ्योरी कॉन्सेप्ट पे है वो बहुत छोटा है, थोड़ा सा है, बट जो भी है वो सब कराया जाएगा आपको, तो बस देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है। देखिए, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, कोई इंटीग्रल जैसे आप एवेल्युएट कर रहे हैं किसी एक कर्व के अलोंग, ठीक है ना, कोई भी इंटीग्रल को आप किसी कर्व के अलोंग एवेल्युएट कर रहे हैं तो उसे हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। जैसे आप किसी इंटीग्रल आपको दे रखा है, उसे आपको ये कह दिया है अलोंग दिस कर्व, और कर्व आपको दे दिया है लाइक सर्कल दे दिया है। तो कोई इंटीग्रल जैसे आपको सी एफ ऑफ एक्स वाई डी एस, तो आपको ये इंटीग्रल कह रहा है एवेल्युएट करिए अलोंग दिस कर्व, और ये कर्व जो है वो सी से रिप्रेजेंटेशन है जो ये यहाँ लगा है। तो ऐसे इंटीग्रल को क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता समझ में आ गई। यहाँ पे जरूरी नहीं है ये डी एक्स हो, सॉरी डी एस हो, या डी एक्स भी हो सकता है और डी वाई भी हो सकता है। अभी मैं सब समझाता हूँ, ये डी एस क्या है, डी एक्स क्या है, डी एक्स वाई क्या है। तो अभी बस ये समझिए कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। अब बात करते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में। देखिए, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड का जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। आई थिंक आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वेक्टर कैलकुलस की बहुत सारी वीडियोस पहले से अपलोडेड है। वहाँ पे आप जाके अपने डाउट्स जितने भी हैं क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे इरेज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ स्केलर फील्ड। ठीक है, स्केलर फील्ड को सीखने के बाद हम लोग मूव होंगे वेक्टर फील्ड के ऊपर। तो सबसे पहले स्केलर फील्ड सीखते हैं। देखिए, स्केलर फील्ड होता क्या है, कोई भी फंक्शन है। देखिए, मैं 2 वेरिएबल में लेके चल रहा हूँ, आप 3 वेरिएबल में भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो कोई फंक्शन है लाइक एक्स वाई में मैंने लिख दिया एक्स वाई। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। यदि इसमें आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स आ जाते हैं तो उसे हम वेक्टर फंक्शन कहते हैं। तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड में ये चीज़ समझ में आई आपको। ओके, तो अब इसका आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है तो उसके क्या मेथड होते हैं, कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, वो सब चीज़ देखते हैं। ओके, अभी हम क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई आपको कोई स्केलर फंक्शन दे दिया है, ठीक है, उसका मैं लाइन इंटीग्रल एवेल्युएट करना है अलोंग द कर्व सी। ध्यान से देखिएगा, मैं देखिए भाषा डेफिनेशन बहुत कम लिखूंगा एंड आपको जो मेन मेथड है वो बताना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पेपर हमारे सिर पर लगे हुए हैं। तो उतना ही सीखिए जितना आपको नीड है, ठीक है ना। और आपको डीपली सीखना है तो बहुत जल्दी IIT JAM का क्रैश कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि भी फ्री रहेगा इस साल के लिए। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत डीपली मैं सिखाऊंगा। बट अभी आपको नीड नहीं है इतना जाने की ये कैसे आया, कैसे आता है, ये कैसे एवेल्युएट करेंगे, तो वो चीज़ आपको अभी नहीं सीखनी है, ठीक है ना। और पेपर मैंने कहा सिर पे है, इसका मतलब नहीं आप मेरे सिर पे देख रहे हैं इसका मतलब है कि आ गए हैं। ओके, तो क्योंकि BHU की जो डेट है वो 16 to 30 दी गई है, तो उसमें आप अपना आपने देख भी लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी स्केलर आपको फंक्शन दिया गया है उसका आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है किसके अलोंग, कर्व सी के अलोंग विद रिस्पेक्ट टू DS। अब ये DS क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू DS निकाल रहा हूँ, तो DS निकाल दिया। मैं कहूँ विद रिस्पेक्ट टू आप क्या निकालो, DX निकालो। मैं कहूँ विद रिस्पेक्ट टू आप क्या निकालो, चले यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं, तो अभी dy भी आपको बताऊंगा कि dy कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ये कोई वो नहीं है कि DS के रेस्पेक्ट में, DX और dy के रेस्पेक्ट में, आप इनके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। और जो कर्व है वो C एलोंग होना चाहिए, कोई आपको एलोंग द कर्व दिया जाएगा उसके एलोंग आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल है। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये मेन टास्क है। ये तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो कह देगा एक आपको फंक्शन दिया गया, इसको आप एलोंग द कर्व दिस एंड विद रिस्पेक्ट टू DS निकालिए या विद रिस्पेक्ट टू DX निकालिए, ऐसा कुछ दे रखा होगा। तो आप इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए आप सभी जानते हैं, मैंने जब आपको
ये चीज़ आपको पढ़ा रखी है। देखिए क्या, जब मैं आर्क लेंथ आपको निकलवा रहा था, इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, यदि आपने इंटीग्रल कैलकुलस मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा जो ds की वैल्यू है मैंने आपको बता रखी है क्या होती है। 2-3 वैल्यू बताई थी मैंने, आई थिंक आपको याद होंगी तो बढ़िया बात है, ठीक है। और एक क्या बताई थी, 1 प्लस dx अपॉन dy की होल पावर स्क्वायर dy। और जो लास्ट वन वो क्या बताई थी, dx अपॉन dt की होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt की होल स्क्वायर dt। चलिए, तो ये 3 वैल्यू होती है जो कि ds की होती है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन एराइज होगा यहाँ से कि हम किस वैल्यू को किस जगह पुट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका जो आंसर है, उसका आंसर आपको मैं क्वेश्चन से दूंगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लगाऊंगा जिसको मैं 2 या 3 मेथड से लगाऊंगा, ठीक है। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि किस मेथड को किससे बताऊंगा। देखिए, आपको ये जो फंक्शन है, ये आपको एक्स वाई टर्म्स में दिया जाएगा एंड आपको एक कर्व दिया जाएगा। यदि आप कर्व की पैरामीटराइजेशन कर सकते हैं, यदि आप किसी कर्व का पैरामीटराइजेशन कर सकते हैं तो आप वहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये आवाज़ समझ रहे हैं ना, जब भी आप पैरामीटराइजेशन कर लेंगे तो आप वहाँ पे ये भी लगा पाएंगे। अदरवाइज आपको यदि कोई कर्व दिया गया है तो इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा। जब पैरामीटराइजेशन का एक ऑप्शन इंक्रीज हो जाएगा, आपके पास आने लगेगा, तो आप इसको भी लगा पाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से तो हमेशा एक ही लगेगा, बट जब पैरामीटराइजेशन हो जाएंगे तो आपके पास जो चॉइसेस हो जाएंगी वो 2 हो जाएंगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, या तो फिर इन दोनों में से एक लगाइएगा, ये आपको ही पता है इन दोनों में से हमेशा एक लगता है। एंड जब पैरामीटराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके पास, यदि कोई कर्व ऐसा दिया है जिसका आप पैरामीटराइज कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो कर्व है वो ऐसा ट्रिपल दे रखा है, ना तो आप इससे कर पा रहे ना तो आप इससे कर पा रहे, तो उसके लिए बहुत थ्योरम है, वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। तो अब उसकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम उसकी बात करेंगे जो आपका कर्व है, या तो आप उसको पैरामीटराइज कर पा रहे हैं या फिर आप इससे कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों चॉइसेस हैं आपके पास, तो आपका जिससे मन करे उससे लगाइएगा, दोनों से जो आंसर है वो सेम आता है। देखिए, एक नोट और लिख लीजिएगा कि यदि आप किसी लाइन इंटीग्रल को उसके किसी कर्व दे रखा है उसके एलोंग निकाल रहे हैं तो भी जो आंसर है वो सेम आएगा अदर किसके आंसर के, मतलब किसी लाइन इंटीग्रल को आप कोई कर्व दे रखा है उसके एलोंग आप आंसर निकाल रहे हैं, जो आंसर आएगा वही आंसर उस कर्व के पैरामीटराइजेशन करने के बाद भी उस इंटीग्रल का वही आंसर आएगा। मतलब किसी कर्व आपको दे रखा है उसके, या तो आप उस कर्व के अलोंग आंसर निकालो या फिर उस कर्व के पैरामीटराइजेशन के अलोंग आंसर निकालो, दोनों का आंसर सेम होता है, ओके। तो इस बात में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें आपको क्या करना है, यदि आपको पैरामीटराइजेशन मिल जाता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे। देखिए, पैरामीटराइजेशन में ये नहीं है कि आप यहाँ पे जो एक्स, यहाँ पे जो कर्व आपको दिया जाएगा, जैसे एक्स बराबर इन टर्म्स ऑफ आप फाई ऑफ टी मान लीजिए और वाई बराबर आप साई ऑफ टी मान लीजिए, तो ये एक्स और वाई की जो टी में वैल्यूज़ हैं वो आपको एक्स वाई जो ये फंक्शन एक्स वाई के टर्म्स में होगा इसमें भी आपको पुट करनी पड़ेंगी। तो ये ओवरऑल जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, टी के टर्म्स में बन जाएगा। और ये डी एस से यहाँ पे आपको ये करोगे तो यहाँ पे टी के टर्म्स में और टी टी मिल जाएगा, तो देन आप टी की लिमिट्स लगा के वहाँ पे कर सकते हो। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जस्ट, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, पैनिक होने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस वाले पे, जब आप dx के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, यदि आप dx के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो यहाँ पे इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिंपली सा आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आपको कुछ ना कुछ कर दिया जरूर होगा, तो यदि आप उसे पैरामीटराइज कर पा रहे हैं तो बहुत सिंपल हो गया, x बराबर टी और y बराबर टी का फंक्शन पुट करिएगा और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे dt का अपॉन करिए और dt कर लीजिए और dx अपॉन dt आप निकाल पाएंगे और t की लिमिट लगा दिए तो पैरामीटराइजेशन से बहुत ईजी हो जाएगा। और सादा आप करना चाहते हो तो कुछ नहीं, y की वैल्यू जो आपको कर दिया वहाँ से उठा के x के टर्म्स में लिख दीजिए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा और dx आपको है ही और x की लिमिट लगाइए, आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस बाई डी वाई में लगाएंगे। क्या प्रोसेस लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस क्या डी वाई लगा रहेगा। उसमें क्या करना होगा, यदि आप पैरामीटराइजेशन कर पा रहे हैं इस कर्व का तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी और डी टी का मल्टीप्लिकेशन, तो डी वाई अपॉन डी टी आप वाई से निकाल सकेंगे एंड एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो टी के टर्म्स में आप पुट कर पाएंगे क्योंकि आप पैरामीटराइजेशन कर पा रहे हैं इस कर्व का। मैंने पैरामीटराइजेशन आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि क्या होता है कैसे करता है, वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। और आई थिंक आपको आता भी होगा, यदि आप MSc की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें वेल नोन है कि आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो
पैरामीटराइजेशन से तो ऐसे हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे आप dt लगा दोगे और यहाँ पे आप dt लगा दोगे, इसकी वैल्यू आप जो y बराबर साई ऑफ t है और x बराबर फाई ऑफ t है, इसे आप dy/dt निकाल पाओगे और x और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर पाओगे। तो यहाँ पे पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा और t की लिमिट आपको दी गई होंगी तो वहाँ से आप पुट कर दोगे। अदरवाइज आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप dt ये सब हटा दो क्योंकि आप पैरामीटराइज कर ही नहीं पा रहे हो। यदि आपको आता नहीं है फिर क्या करोगे, तो उसके लिए मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ। dy है, dy रखा रहने दीजिए, x और y है, आपको कोई फंक्शन जरूर ऐसा दिया जाएगा जो x y में होगा, तो वहाँ से क्या करना है, आपको x की वैल्यू y के टर्म्स में रख दो, तो ओवरऑल y यहाँ पे dy, बस आपको अब क्या करना है, y की लिमिट लगानी है। तो जो फिगर बनेगा वो लिमिट वगैरह सब अभी सिखाऊंगा मैं। तो आई थिंक आपको स्केलर फंक्शन कैसे सॉल्व करना है तो वो चीज़ समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, उससे आपको आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने पूरी कोशिश की आपको अभी समझाने की, बट अभी भी जिनको समझ में नहीं आया तो पैनिक बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको पैनिक तो होना ही नहीं है। देखिए, पैनिक होना बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप पढ़िए हैं, वीडियो को पूरा देखिए, आपको जब लगे कि हाँ कुछ नया मिला है तो बस फॉलो करिए, अदरवाइज हमें छोड़ दीजिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, डोंट वरी कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो मैं चलिए, तो आपको एक इंटीग्रल एवेल्युएट करना है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको एक इंटीग्रल एवेल्युएट करना है जिसकी ये दे रखा है आपको ds where c is the segment of the line y is equal to 2x in the xy plane from -1 to -2 to 1 2। देखिए, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो पढ़ लीजिए, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी कर्व के अलोंग हम इसे एवेल्युएट कर रहे हैं, तो हम इस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये एक लाइन इंटीग्रल है। वेयर सी इज द सेगमेंट, ये कोई कर्व दिया गया है, वो कौन सा कर्व है, सेगमेंट ऑफ द लाइन, मतलब y बराबर 2x, तो वो बहुत लंबी लाइन होती है, बट वो ये कह रहा है इसका कोई एक आपने सेगमेंट लिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। इन द एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में आप किसी सेगमेंट ले रहे हो, कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, -1, -2 से 1, 2 तक ले रहे हो। तो इतने बड़े सेगमेंट में आपको क्या करना है, इसको एवेल्युएट करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो अब आप कैसे करोगे, कैसा मेथड रहेगा, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया है, ds दिया है, तो आपके पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस हैं, आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और आपको क्या दिया है, एक कर्व दिया है, क्या दिया है, ये दिया है y बराबर 2x, और आपको क्या दिया है, ये लिमिट्स दी हैं। बस आपका 3 ही चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ds दिया है, y बराबर 2x दिया है एंड दिस इज दिया है। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है सिंपल सा, यदि आपको पैरामीटराइजेशन करना नहीं आता है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन हो सकता है मुझसे कि मुझे पैरामीटराइजेशन करना नहीं आता है तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सा मेथड, आपको कुछ नहीं करना है, इम्प्लाइज डेट लगाइएगा। देखिए, मैं इसे रेज कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो आपको इसका अभी तो कोई नीड नहीं है क्योंकि हमने आप पढ़ लिया, हमें बस इसकी नीड पड़ेगी और उसी की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए, हमें करना क्या है, बेसिकली कुछ नहीं करना है, जो आपको अभी बताया गया वही करिएगा। देखिए, आपने सी लगा दिया, ठीक है। अब ds की आपके पास कितनी चॉइसेस थी, एक पैरामीटराइजेशन की, और कौन सी चॉइसेस थी, या तो आप x वाला फॉर्मूला लगाए, dx वाला या फिर dy वाला। तो x मैं dx वाला यूज कर रहा हूँ, आप dy वाला लगा लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला, ds बराबर √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx, ये वाला लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप dx लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सारे टर्म्स हैं वो किस में होने चाहिए, x में होने चाहिए, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम y को हटाएंगे, x तो पहले से ही है तो x को तो x रहने दीजिए, समझ में आ रहा है ना।
बाई को हटाएंगे तो बाई की वैल्यू कितनी दी गई 2x, 2x क्यू कीजिए। अब आपको क्या चाहिए, सिंपली सा ds की वैल्यू चाहिए, तो ds की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। अरे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 + 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस और dx का dx आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। यहाँ पे मैं वो मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको पैरामीटराइजेशन बिल्कुल नहीं करना, आप सिंपली सा कर सकते हैं, ठीक है ना, बस कॉमन सेंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे की, इसे आप सिंपली से एवेलुएट कर दी, कुछ नहीं है, बस आपको लिमिट लगानी है, वो भी बता दूंगा। तो 2 का क्यू 8 होता है और ये √5 आ गया और ये x क्यू x की पावर 4 हो गया और dx हो गया। अब आप लिमिट सेट करिए, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जाना था, यहाँ से यहाँ तक जाना था, x का कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पे 1, तो जो सेगमेंट आपने लिया था -1 से 1 लिया था, लीजिए हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करना जिसे नहीं आता है वो भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस से दूर हो जाए, आप नहीं सीख पाएंगे। इंटीग्रल करना प्लीज़ सीख लीजिएगा, नहीं तो क्षमा कीजिएगा मैं नहीं सिखा पाऊँगा, ठीक है ना। ये आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत छोटा है, आप यहाँ MSc की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो लोग मुझसे नीचे कमेंट करना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मैं खुद आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है ना। तो x की पावर 5/5 हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये से यहाँ काटोगे तो 8/√5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 पुट करोगे 1 आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स इंटू 2 हो जाएगा, विच इज 16/√5। तो आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो द आंसर इज 16/√5। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, यदि इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का मिल जाएगा, तो उससे आप डायरेक्टली व्हाट्सअप में ऐड होकर हमसे कुछ भी सवाल कहीं पे भी डाउट हो रहा है वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, आपको पैरामीटराइज करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। पैरामीटराइजेशन से आप उसे कैसे करेंगे, तो ऐसे देखिए मैं ये भी बताऊँगा कि आंसर सेम आ रहा है, आप इसे नोट कर लिएगा, आपको पता चलेगा। तो चलिए पैरामीटराइजेशन से करते हैं। तो जिसको पैरामीटराइजेशन करना आता है तो वो उसे तो बढ़िया बात है, और जिसे नहीं आता है तो वो सीख ले भाई। देखिए y बराबर 2x दिया गया है, इसका पैरामीटराइजेशन आप कैसे करेंगे, x बराबर t मान लो। जब x बराबर आप t मानोगे तो y बराबर 2t आ गया, हो क्या पैरामीटराइजेशन। इसमें क्या था, कुछ नहीं, क्योंकि सिंपल फिगर है बिल्कुल भी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब पैरामीटराइजेशन करके आप जो टास्क आता है वो क्या होता है, आपको जो ds निकालना है वो कौन सा वाला निकालना है, dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर, ये निकालना है ना। अब आप जब ds dt और लगाइए, और ये अंदर है वहाँ दिखेगा नहीं इसलिए लिखा नहीं है, ओके। तो dx/dt ये dx/dt करोगे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस dy/dt आप निकालोगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई, 1 + 4 √5 dt आ गया। तो इसे मैं रेज कर देता हूँ, तो इसका आंसर आया है वो √5 dt आ गया, ठीक है। और ये मैं रेज कर देता हूँ, मुझे पता है, तो आप बस आपने तो लिख ही लिया होगा। तो इसे c लगाइएगा, यहाँ पे x बराबर t रखना है, y बराबर 2x था तो 2t, तो 2t का होल क्यूब आ गया, और dx बराबर आपने अभी बताया √5 dt आ गया। समझ में आ रहा है चीज़। अब आपको ऑल आर टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो गए, यही मैं कह रहा था, x की जगह t का टर्म होगा, y की जगह t का टर्म होगा, और ds को आप t में बदल लोगे, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, t के टर्म में हो गया, और आपको dt मिल गया। अब आपको जो लिमिट लगानी है वो क्या लगानी है, dt की लगानी है। आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, मैं दोबारा देख लेता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं -1 to -2 2 1 2, ठीक है ना। यहाँ पे x की देखिए, आपने जो t का लिमिट कैसे लगाओगे, x बराबर t माना है और y बराबर 2t माना है, ठीक है। t किसके इक्वल है, x के, तो x की वैल्यू जहाँ से जहाँ जाएगी वहीं से t वेरी करेगा। तो x की वैल्यू कहाँ से, -1 से 1 कर रही है, तो t भी वेरी कहाँ से करेगा, -1 से 1। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 8 √5 आप बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से t की 4 हो गया, t की 5/5 हो गया, -1/1 हो गया। जब आंसर आप निकालोगे तो सिंपलरली अभी जैसे सॉल्व किया वही हो गया बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर 16/√5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप मैच कर सकते हैं, दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो आई थिंक आपको दोनों प्रोसेस समझ में आए। यदि कोई भी डाउट अभी भी है तो आप वहाँ से बता सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया, तो मुझे लगता नहीं कोई भी आपको डाउट बचा होगा।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही यदि आप मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूं, मैं यहाँ पे dx से करके आपको दिखाऊं, ठीक है, ठीक है, सेम लिमिट है, तो मैं इस क्वेश्चन को dx से करके दिखा रहा हूँ। मैं एक ही क्वेश्चन, क्योंकि स्केलर का मुझे क्वेश्चंस मिले नहीं किस बुक में, तो मैं एक ही क्वेश्चंस को आपको करूँगा स्केलर के लिए, वेक्टर के लिए बहुत सारे थे, ठीक है, तो इसका आप ध्यान से करिएगा। और जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो उसमें हो सकते हैं आए होंगे तो सारे कराए जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं, ये आपको दिया गया था। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया, आप इसे कैसे इवेल्युएट करोगे, ठीक है ना। तो आपके पास एक तो तरीका ये है कि y की वैल्यू x के टर्म्स में रख लीजिए, तो आप c x की x तो x ही लिखिएगा, y की वैल्यू रख दीजिएगा 2x का होल क्यू dx। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, वो ओवरऑल टर्म है इन x एंड dx, तो आपको सीधा लिमिट लगाना है x की और यहाँ से एवेल्युएट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिमिट क्या है, लिमिट है -1 से 1, तो ये आपका आंसर, आप एवेल्युएट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप ये आंसर वो नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, याद रखना। अब मैं इसी को आपके पैरामीटरेशन से करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, c आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t रखना, अभी बताया था t, x की वैल्यू 2t का q, और ये यहाँ पे क्या करना है dx लगा दो, अभी चलो dx लगा दो। अब इसे आपको ये t में आ रहा है तो इसको भी आपको t में लाना पड़ेगा, dx से तो काम चलेगा नहीं, तो आप क्या करना है dx dt और dt, मैंने dt का डिवाइड किया, dt का मल्टीप्लाई कर दिया, और dx अपॉन dt आप यहाँ से निकाल सकते हो, x बराबर t है तो dx अपॉन dt बराबर 1, dx अपॉन dt बराबर 1, तो इसका आप जब 1 पुट करोगे तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही रहता है। अब आप क्या कर सकते हो, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, dt लगाइए, और t की जो लिमिट है वो जहाँ x वेरी कर रहा है वही t वेरी करेगा, डेट मीन्स -1 से 1 वेरी करेगा, तो आप इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो। और सिमिलरली प्रोसेस यदि आप dy होता है तो वो भी ऐसे ही करा जाता है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि स्केलर फील्ड को कैसे करना है, कैसे क्या होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं वेक्टर फील्ड के ऊपर। यदि आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप वेक्टर कैलकुलस में हाथ जोड़ता हूँ, आप छोड़ दीजिए, आपसे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग वेक्टर कैलकुलस की ओर मूव करते हैं, और जो लोगों ने ये सब सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई सॉल्व नहीं कर पाता तो मुझे नहीं लगता आप BHU निकाल पाओगे, क्योंकि वहाँ टाइमिंग बहुत कम होती है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत करने होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन तो अभी नहीं, पहले हम कॉन्सेप्ट देख लें। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। देखिए वेक्टर फील्ड क्या होता है, कोई वेक्टर फंक्शन देख लीजिए f ऑफ x y, इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई वेक्टर फंक्शन दिया गया है लाइक एक्स वाई आई कैप वाई जेड के जे कैप एंड जेड एक्स के कैप, तो इस टाइप के फंक्शन को आप वेक्टर फंक्शन कहते हैं। अब ये कैसे पता वेक्टर है, जब यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स आने लगते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा आई कैप जे कैप के कैप सारे ही आए, हो सकता है जे कैप नहीं दिया गया हो सकता है के कैप नहीं दिया गया हो सकता है आई कैप नहीं दिया गया हो, मतलब आई जे के कैप में से एक भी कोई आता है तो उसे हम वेक्टर फंक्शन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि कंटिन्यूसली तीनों ही आनी चाहिए या 2 आने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। आई कैप किसी तीनों में से कोई भी एक आ जाता है तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है ना। और इसको हम जैसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो वेक्टर फंक्शन आपको समझ में आया, लाइन इंटीग्रल आपको पता ही है। अब इसका जो लाइन इंटीग्रल है किसी भी वेक्टर फंक्शन का, वो हम कैसे निकालते हैं, तो ये बात याद रख लीजिए। अब ये कैसे आया इसके ऊपर हमें अभी चर्चा नहीं करनी है, वो मैं बता दिया, जब हम करेंगे तब आप वहाँ पे आ जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ आप निकालते हैं एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपको निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, वेयर एफ वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन एंड डी आर इज ए पोजिशन वेक्टर। जो आर वेक्टर होता है वो पोजिशन वेक्टर होता है, उसका डी आर ले लीजिए आप, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। आर वेक्टर आपको पता है पोजीशन वेक्टर होता है, जिससे एक्स आई कैप बाई जे कैप, ये मैंने बता रखा है आपको तभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं आपका डी आर वेक्टर निकालना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ पे डी फॉर स्मॉल, स्मॉल के लिए डी लगाया जाता है तो सभी चीज़ें स्मॉल हो जाएंगी, तो मतलब डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप,
ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। और एफ वेक्टर आपका ये फंक्शन ऐसा कुछ होगा, जरूरी नहीं है ये एक्स वाई टाइप हो, यहाँ पे कोई भी एक्स वाई का टर्म होगा, एक सिंपली सा एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इसको हम क्या क्या और कहते हैं। इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, तो उसको मैं सारे नाम से बताऊंगा आपको। देखिए, एक तो नाम ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड कैसे निकालते हैं, तो वो ऐसे निकालते हैं। इसको हम सर्कुलेशन भी कहते हैं। यदि कोई कहता है कि सर्कुलेशन ऑफ एफ, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ, तो वहाँ पे भी इसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसको हम सर्कुलेशन ऑफ एफ भी कहते हैं, यदि एफ इज़ ए वेक्टर फंक्शन। किसी एफ आपको वेक्टर फंक्शन दिया गया है और वो पूछ रहा है सर्कुलेशन ऑफ एफ इवेलुएट करिए, तो हम इसी को निकाल लेंगे। और आपको एक और चीज़ कह सकता है कि वर्क डन बाई एफ वेक्टर, ठीक है ना। एफ वर्क डन बाई एफ वेक्टर क्या है, देखिए यहाँ पे एफ को किताबों में फोर्स भी मान लिया जाता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही वर्क कहते हैं, और वर्क ही एनर्जी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वर्क स्टोर्ड होता है तो ही एनर्जी होती है ना, तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लग जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है वर्क डन बाई एफ वेक्टर, और आपको दिया है एफ वेक्टर दे रखा है, तो वो क्या होगा, तो वो यही निकालेंगे हम लोग, यही इवेलुएट करेंगे, उसी से आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको याद कर लेना है। इसी को वर्क डन कहते हैं, इसी को सर्कुलेशन कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है ना। ये कैसे आता है इसमें हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड होंगे किसमें, जब IIT JEM के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब इसे हम कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थ्योरी हो सकता है बहुत छोटी हो, यदि आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर लेना, तो आपको थ्योरी मिल जाएगी, क्योंकि इसकी थ्योरी इतनी हार्ड नहीं होती है कि आपको कहीं से पढ़नी पड़े, आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। बट जो थ्योरम्स मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको बहुत थ्योरी समझाऊंगा, क्योंकि जो थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, उसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट का बहुत महत्व है, जैसे स्मूथ कर, पीस वाइज स्मूथ, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसको मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा, बट इसके लिए अभी थ्योरी कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, तो उसके लिए मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ एफ वेक्टर इज ए 3xy i कैप माइनस y स्क्वायर j कैप, फिर आपको एवेल्युएट करना है, क्या एवेल्युएट करना है, C f dot dr vector where C is the curve in the xy plane, वो आपको एक कर्व दे रखा है y बराबर 2x स्क्वायर फ्रॉम 0,0 ऑरिजिन टू 1,2, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से है। आपको क्या दे रखा है, एक आपको एफ वेक्टर दे रखा है और आपसे एवेल्युएट करवाना चाहता है ये, दिस इज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, क्योंकि एफ वेक्टर और डीआर वेक्टर को भी एवेल्युएट करवाना चाह रहा है, और आपको अलोंग द कर्व सी दे रखा है, और जो सी है वो क्या है, y बराबर 2x स्क्वायर, और जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए एक्स वाई प्लेन पे कर रहा है, वो है 0,0 1,2। ओके, अब आप इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको डीआर वेक्टर बताया, एफ वेक्टर बताया, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, है क्या, सी एफ वेक्टर और डीआर वेक्टर। देखिए डॉट प्रोडक्ट आपको आता है i to i, j to j, k to k, तो i से i करोगे तो आप क्या आएगा 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपको बेसिकली जो ये चीज़ है वो यही है, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ देखिए, अब तो ये स्केलर बन गया ना, अब तो ये स्केलर बन गया, अब तो आपका वही मेथड जो मैंने अभी आपको बताया वही लगेगा, बस इससे ये स्टेप लाने में ही वेक्टर है, ये स्टेप आने के बाद ये क्या हो गया, समझ गए ना आप, बहुत अच्छी बात है। तो y बराबर 2x स्क्वायर, आपके पास अब कितनी चॉइसेस हैं, यहाँ तो आप पैरामीटराइजेशन से कर लो या फिर आप सादा कर लो। यहाँ पे ये बात याद रखना, यहाँ पे ds नहीं है तो सिंपली से dx dy रहेगा, जैसा मैंने बताया था। dx के लिए आप बदलना चाहते हो तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से x के टर्म्स में रख दो, यहाँ dx बन जाएगा, और x की लिमिट लगा दो, आपका dx वाला हट जाएगा। यदि आप इसको भी dx में बदलना चाहते हो तो यहाँ पे dy dx निकाल लो, तो वहाँ से भी हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, बट आगे के क्वेश्चन जो करूँगा वो मैं दो तरीके से नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये मेरा प्रॉमिस है। बताइए क्या करूं, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग कह रहे हैं यही बता दीजिए, ठीक है। और फिर आगे आपके कमेंट्स आएंगे तो बाद में भी मैं बता दूंगा, आप व्हाट्सएप में हमसे पूछ सकते हैं, यदि बाद वाले क्वेश्चन मैं नहीं करता हूं तो टाइमिंग को देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो चलिए मैं फास्ट करता हूं, टाइम वेस्ट बिना किए। तो ये माइनस था तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हमें dy dx की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ निकाल लेते हैं।
तो dy बराबर 4x dx। तो ये चीज़ हो गई। अब आप सिंपली से लगा दीजिए, तो c तो c रहेगा, c को हटा दीजिए क्योंकि अभी लिमिट लगानी है। तो सिंपली से क्या करना है, 3 की जगह 3 रख दीजिए, x की जगह x रख दीजिए, y की जगह 2x² रख रहे हैं। मैं dx कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे भी अभी dx आने वाला है। ओके, एक स्टेप आगे चल रहा हूँ। तो 2x² रख दिया, dx कॉमन ले लिया, माइनस का माइनस लगा दिया, y² की जगह आप क्या रखेंगे 4x⁴। समझ में आ गया, 4 हो गया, x⁴ हो गया। देन dy की जगह आप पुट करने वाले हैं 4x dx। ओके, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाइएगा और dx लगा दीजिए। अब मैं ऊपर का टर्म इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब इसकी कोई नीड नहीं है, हमें नीड तो पड़ेगी, खैर अभी दोबारा बना लूँगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पे आती है बात लिमिट की। तो लिमिट x की क्या दे रखी है, 0 to 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 0 to 1 लगा लीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, 3 2 जा 6, 6x3, तो 6x⁴ आ गया, और इसकी जो लिमिट आ गई 0 to 1 आ गई, माइनस 4 4 जा 16, 16/4 5, 16/6 आ गया। ओके, और x⁴ हो गई, और ये 0 to 1 हो गया। ये चीज़ समझ में आती है आपको, 0 to 1 यहाँ लगा है। x⁴ x⁴ हो गया, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴ 6 बार आ गया, x⁴ ये रही। जब आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ओनली, तो x 16/6 हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा। आप देख लेना, यहाँ पे माइनस है, ये भूल मत जाना। सिंपली कर दीजिए, 2 3 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 3 जा 3/2 माइनस 8/3। तो यहाँ क्या है, 3 3 जा माइनस 8 2 जा 16/3 2 जा 6, डेट मीन्स माइनस 7/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटराइजेशन से करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो पैरामीटराइजेशन से क्या आप करना चाहेंगे, तो ऐसा करिए, वीडियो को मैं कर रहा हूँ बट आप वीडियो पॉज करके आप खुद लगाइए, देन आंसर मिलाइए। आंसर क्या मिलाएंगे, आंसर तो यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं कर रहा हूँ, आप आई थिंक आपने कर लिया होगा और सही भी हुआ। चलिए, तो क्या करना है, सिंपली से फिर से वही करना है। तो 3xy dx माइनस y² dy, ठीक है, ये हो गया। अब आपको x इसका क्या करना है, पैरामीटराइजेशन करना है, तो करिएगा पैरामीटराइजेशन। आप क्या मानिए, x बराबर t मानिए, तो y बराबर 2t² हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मैं सी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही स्टेप में मैं लिमिट लगा दूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, सभी की जगह x और y की जगह t का टर्म्स रखिएगा। x बराबर t रखिएगा तो 3t, y की जगह आप क्या रखेंगे 2t², और dx बराबर dt होता है, तो यहाँ पे dt में बाहर ले लूँगा, माइनस y² की जगह 4t⁴ लिख लीजिए, एंड dy आप जब निकालेंगे तो 4t आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा dt मैंने बाहर कर लिया है, ठीक है। और dt की लिमिट क्या है, जो x की लिमिट होगी, तो 0 to 1। तो ये चीज़ समझ में आ गई। आप इसे एवेल्यूएट करोगे तो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एवेल्यूएट करना तो आपको आता होगा, अभी करा है, वैसे सिंपली सा करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ओके, आप बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अरे चलिए, तो जो क्वेश्चन है वो ओके, तो जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है वो है इंटीग्रेशन x dy माइनस y dx अराउंड द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 1। देखिए, यदि आप इसे ये क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने कि इसको आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आप जाओगे करने को तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। क्या, यदि आप इसको जैसे dy है यहाँ पे, ठीक है ना, आप इसको dy dx के टर्म मतलब जैसे आप x में करना चाहो, बिना पैरामीटराइजेशन के आप करना चाहोगे तो इसमें फंस सकते हो, क्रिटिकल हो सकता है। बट जब यदि पैरामीटराइजेशन से आप इसे करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो क्या है, मैं पैरामीटराइजेशन से ही करूँगा, मैं नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता है तो पैरामीटराइजेशन तो मैं क्या करूँ फिर, ठीक है ना। इसका पैरामीटराइजेशन मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। अब आपको क्या करना है, r की जगह 1 दे रखा है तो 1 पुट कर दीजिए,
थीटा की जगह आप टी ले लो या थीटा ले लो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थीटा भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैरामीटराइजेशन है ना, थीटा के टर्म्स में करो या टी के टर्म्स में, बात एक ही है। तो इसे मैं सॉरी यहाँ पे सी लगा लीजिए क्योंकि सी ही ये कर्व है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। और जो सर्कल होता है उसकी जो लिमिट्स जाती है वो थीटा के लिए या टी के लिए वो 0 to 2 पाई होती है। और एक्स बराबर आप क्या रखोगे, cos t रखोगे। dy निकालना है तो dy कैसे निकालोगे, dy बराबर cos t dt, तो ये cos स्क्वायर हो गया और dt कॉमन ले लिया, माइनस बाई को आप जब रखोगे sin t रखोगे, और dx कैसे निकालोगे, माइनस साइन टी dt, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर dt। ये तो बहुत सिंपल हो गया, 0 to 2 पाई, और ये 1 हो गया, dt हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। अब आपका एक टास्क रहेगा कि आंसर तो आ गया, अब आप यदि फॉर नॉलेज इसे आप कैसे करना चाहें, उससे ट्राई करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्या आप कर सकते हैं? देखिए आप कैसे करेंगे इसे, यदि आप करना चाहें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ओनली वॉच दिस, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो dy बराबर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है। आपका टास्क क्या है कि आप यहाँ पे या तो एक्स एक्स में कन्वर्ट कर लो या फिर वाई वाई में कन्वर्ट कर लो। तो आपको क्या दोनों से, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों स्क्वायर में है तो आपकी चॉइसेस है। तो सबसे पहले यदि आप चलिए एक्स में करना चाहते हैं तो डी वाई निकालिए सबसे पहले यहाँ पे, तो डी वाई आप निकालेंगे, इसका मतलब डी वाई डी एक्स निकालिए, तो 2x, ये तो 2x हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में ऐसे आप पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा तो 2y डी वाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, डी वाई डी एक्स बराबर माइनस 2x अपॉन 2y, सॉरी 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, माइनस x अपॉन वाई। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? और यहाँ पे आप डी वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, डेट मीन माइनस एक्स अपॉन वाई, डी वाई की वैल्यू डी एक्स, तो ये आपने निकाल लिया। अब आप यहाँ पे इसे पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपको डी एक्स में तो मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x तो ये है, यहाँ पे x आ गया, बट यहाँ पे एक y आ गया, यहाँ पे एक y आ गया। अब y की एक, चलो मैं करके आपको बताता हूँ, देखिएगा। तो लाइन इंटीग्रल आप c रखिएगा, ओके फ्रेंड्स, एंड x dy, x की जगह आप x रहने दीजिएगा, और y की जगह dy की जगह आप क्या रखना चाहते हैं, माइनस x, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन y हो गया, और यहाँ पे आप माइनस y करना चाहते हैं, dx कॉमन ले लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आपने dx कॉमन ले लिया ना, क्योंकि y अपॉन माइनस एक्स अपॉन वाई रख लिया, dx रख लिया और माइनस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dx हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दे रखा है 1। देखिए, तो यहाँ से भी ये सॉल्व हो सकता है, बट आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंपली सा उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व तो यहाँ से हो गया, अब आप लिमिट लगाइए देन आंसर पाइए। ओके, और एक और टास्क आपका रह जाएगा, फिर आपको यहाँ से x की लिमिट देखनी पड़ेगी, तो वो भी आपका खतरनाक खेल है। ठीक है ना, x की लिमिट इतना, x की लिमिट यहाँ से क्या हो सकती है, क्या अंदाजा है आपको? x की लिमिट यहाँ से क्या हो सकती है? तो वेरिएबल तो नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, तो उसे आपको देखना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे रहने दीजिए तो बढ़िया है। तो आप इजी मेथड यूज़ करिए, क्योंकि पैरामीटराइजेशन, जब ये मेथड आपको क्रिटिकल लगे तो आप हमेशा पैरामीटराइजेशन से ही करना सीखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया मैंने, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपको इवेल्युएट करना है एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, एंड एफ वेक्टर आपको जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, और आपको जो c इज द रेक्टेंगल, आपको एक जो c दे रखा है वो क्या है, c इज द रेक्टेंगल इन द xy प्लेन, c इज द रेक्टेंगल इन द xy प्लेन,
और एक्स वाई प्लेन की बाउंड्रीज आपको दे रखी हैं, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपको 4 बाउंड्रीज दे रखे हैं। तो देखिए ना तो यहाँ पे कोई कर्व दे रखा है, ठीक है ना, तो आपको यानी बाउंड्रीज से आपको एक ट्रेस करना पड़ेगा। तो ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे, यदि आपको आती नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर 0 को क्या कहते हैं, एक्स एक्सेस, दिस इज द y बराबर 0। x बराबर a को क्या कहते हैं, ये रहा लाइन, कोई x बराबर a, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, y बराबर b, y बराबर b पे y के एक्स एक्सेस के पैरेलल y बराबर b होता है, और x बराबर 0 आपका द फोर्थ लाइन, x बराबर 0 y एक्सेस होता है, ठीक है ना। मैंने ये बताना भूल गया, दिस इज x, दिस इज y। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, सारी ट्रेसिंग हो रही, दिस इज द ऑरिजिन, ठीक है। आप इसे पॉइंटर भी डाल सकते हैं, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब आप याद रखिए, आप ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस वे में जा रहे हो, आप इधर से मूव कर रहे हो ऐसा, या फिर आप इधर से मूव कर रहे हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल है तो इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट और किसी इंटीग्रल में जैसे सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल की बात की जाए तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है ना। उसमें ओरिएंटेशन का भी इफेक्ट पड़ जाता है, वहाँ पे हम ओरिएंटेशन भी पढ़ेंगे, तो वो चीज़ अलग हो गई, उसमें मैं अलग बताऊंगा जब आपका नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगा वो सरफेस और वॉल्यूम से रिलेटेड आएगा, उसमें बताऊंगा क्या होता है ओरिएंटेशन वगैरह। चलिए, तो आपकी लिमिट्स वगैरह सब ड्रॉ हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे एवेल्युएट करना है, बट इसको एवेल्युएट करना इतना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई कर्व नहीं है, आप इसका पैरामीटराइजेशन नहीं कर सकते। तो आपके पास 4 इक्वेशन दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, हर एक इक्वेशन के लिए इसका क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है, देन उसको क्या करना है, एडअप कर देना है। अब एडअप क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो होल रेक्टेंगल के ऊपर पूछा गया है, आपको एक लाइन के ऊपर नहीं पूछा गया, और जो रेक्टेंगल बन रहा है वो 4 लाइन से बन रहा है, और लाइन की इक्वेशन हमें पता है, समझ रहे ना आप मेरा कहने का मतलब क्या है। देखिए, आपको कोई एक कर्व बेसिकली दिया नहीं है, ना कोई इक्वेशन दी गई है आपको, सॉरी इक्वेशन तो आपको दी गई है, बस कोई कर्व नहीं दिया गया है, और ये आपको जो इक्वेशंस है उससे जो फॉर्म हो रहा है वो एक रेक्टेंगल हो रहा है, आपको वो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए एलोंग रेक्टेंगल, तो एलोंग रेक्टेंगल का मतलब पूरे रेक्टेंगल के ऊपर निकालना है, तो आप एक एक लाइन के ऊपर निकाल लीजिए, देन सभी को जोड़ देना तो पूरे रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, इसे C1 डाल लो, इसे C2 डाल लो, इसे C3 डाल लो, इसे C4 डाल लो। तो सबसे पहले हम C1 कर्व के लिए देखते हैं। ओके, तो C1 कर्व के लिए f.dr वेक्टर क्या पड़ेगा, ये तो सभी के लिए सेम पड़ेगा, तो f.dr पहले तो f.c के लिए ही f.dr निकाल लीजिए, वरना बार बार हमें करना पड़ेगा। तो c के लिए जब आप f.dr निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस, ये माइनस है तो 2x बाई dy, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करते हैं C1 कर्व के लिए। तो C1 कर्व के लिए आप क्या कर रहे हैं, y बराबर 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे dy बराबर क्या हो जाएगा, dy भी 0 होगा, क्योंकि y 0 है तो dy भी 0। जब dy आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे dy रखेंगे तो दिस इज गोज टू 0, और यहाँ पे आप y 0 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। ये चीज़ समझ में आई। देन अब आपको C2 कर्व का ऐड करना है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। C2 कर्व के लिए आपको जो दे रखा है वो x बराबर a दे रखा है, ये कर्व जो है वो x बराबर a है, यहाँ से आप dx बराबर निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। dx x बराबर a दिख रहा है तो dx बराबर 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे आपको x बराबर a पुट करिएगा और dx बराबर 0, तो दिस इज विल गोज टू 0, और ये यहाँ पे आप पुट करोगे तो -2 x की जगह a पुट कर दो, y, क्योंकि y पे कोई अभी रेस्ट्रिक्शन है नहीं तो dy, तो ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस। अब आप क्या करो, C3 के एलोंग निकालिएगा, तो दिस इज एलोंग C3। तो आप कैसे निकालेंगे, C3 क्या है आपका y बराबर b है, तो dy बराबर 0, जी dy बराबर 0 फिर से ये 0 हो जाएगा, और आपको क्या करना है, y बराबर b रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई, y बराबर आपको करना बी स्क्वायर बी रख दिया, एंड x को कुछ नहीं करना और dx को dx रख दीजिए। देखिए बहुत ध्यान से करना, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा कि क्या 0 हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
और देन फिर से इस पे आओगे तो x बराबर 0 है, dx बराबर 0 हो जाएगा, तो देन दिस टर्म गोज टू 0, अकेला ये टर्म बचेगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, x को 0 रखना है, तो ये भी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो C4 के लिए तो दोनों टर्म 0 हो गए, देन ओवरऑल टर्म इज 0, तो हम C4 लिखेंगे ही नहीं, और लिखना चाहो तो आप यहाँ 0 लिख देना। ओके, तो अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। तो इनके सॉल्यूशन से पहले इनकी लिमिट लगाइएगा। तो फर्स्ट C1 के लिए dx की लिमिट, dx x जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to a, 0 to a तक तो है, तो जो x की लिमिट लग जाएगी वो क्या लग जाएगी, 0 to a। ये चीज़ समझ में आई। देन जो सेकंड है बाई की, जो ये है इसमें आपको चाहिए बाई की लिमिट, तो सेकंड लाइन में बाई की लिमिट क्या है, 0 to b। यहाँ पे बाई, इस पॉइंट पे बाई 0, इस पॉइंट पे बाई b, इस पॉइंट पे बाई b, तो 0 to v। आ रही है ना समझ में। एंड द थर्ड लाइन इज द पैरेलल टू x एक्सिस आल्सो, तो पैरेलल है x एक्सिस के, तो आपकी जो लिमिट x की चाहिए, अब y की नहीं चाहिए। x की लिमिट क्या है, यहाँ पे क्या था x 0, और यहाँ पे क्या आके हो गया, यहाँ पे क्या आके हो गया x। देखिए ध्यान से देखना, ये है x बराबर a, ठीक है ना, ये है x बराबर b, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, a, b। ये चीज़ आज को समझ में आ रही है ना। अब जब यहाँ पे आप आ गए तो बाई एक्सिस को कोई भी पॉइंट पे काट रहा है, तो वहाँ क्या है, x 0, यहाँ पे बाई तो भी है ना, तो आपका जो लिमिट चाहिए वो x की चाहिए, तो जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, a to 0। आ रही है समझ में, ठीक है, क्योंकि x से आप मूव कर रहे हो, बाई की नहीं लगा देना। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x की अपॉन 3, तो a की अपॉन 3 माइनस, अब आप 2a इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, एंड देन बाई स्क्वायर अपॉन 2, तो b स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की अपॉन 3, 0 0 पुट करोगे तो वो ओवरऑल 0 हो जाएगा, देन माइनस साइन आप पहले से कॉमन ले लीजिएगा और देन a को पुट कर दीजिएगा। आ रहा है ना समझ में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो माइनस मैंने पहले से बाहर निकाल दिया, आप लोअर लिमिट लगा दीजिए, तो a x का a क्यू अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर एक्स होता है तो ए बी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, अब तो बहुत अच्छे से आ रही होगी। तो ए क्यू से ये कैंसिल हो गया, तो आप इसे जब जोड़ेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो माइनस ए बी स्क्वायर और ये माइनस ए बी स्क्वायर, तो डेट मीन्स माइनस 2ab स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपका यदि मन है पैरामीटराइज करने का, तो ये कठिन हो जाएगा फ्रेंड्स पैरामीटराइजेशन में, या फिर आप यदि करना चाहते, दिमाग लगाना चाहते तो आप लगाइएगा। मैंने आपको बताया था, यदि आपको पैरामीटराइजेशन करने का मन है, वैसे ना करिए तो बेटर है। आपको ये क्वेश्चन सही दिख रहा है तो देखिए, जो लेंदी मेथड होता है उसे आप मत यूज करिएगा, जिसमें जौन सा मेथड सॉर्टेबल है वो जल्दी कर सकोगे आप, उसी को आप प्रेफर कीजिएगा। और ये सोचना ही कि आपका ये टास्क हो सकता है कि किसको किससे करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग किससे करें। ठीक है ना, तो जब भी आपको इक्वेशन टाइप दिया जाए ऐसा कुछ, तो आप हमेशा इसी से जाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये टर्म 0 बन जाते हैं, तो इससे कैलकुलेशन जो है बहुत डिक्रीज हो जाती है, ऐसा पैरामीटरेशन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको इसमें भी इवेलुएट करना है ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वेयर जो एफ वेक्टर है आपका वो दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस बाई जे कैप, और आपका जो सी दे रखा है वो क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0,0 to 4,4। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन हो गया एज एबव, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले ही, इस क्वेश्चन से पहले ही ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने। ठीक है ना, तो आप इसे करिएगा घर पे।
ठीक है ना, दिस इज योर होमवर्क। एंड नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन, देखिए पूरी वीडियो में कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो रहा है, किसी को निकालने में तकलीफ हो रही है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप का, ज्वाइन हुई है एंड वहाँ पे आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं बताऊँगा। यदि आप बहुत ज़्यादा वीक हुए तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपके ऊपर से जा रहा है इसका मतलब, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आप अपना दिमाग लगाएंगे तो मैं भी आपको इंटरेस्टेड हूँ आपको बताने में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं फ्रेंड्स, किसको रिप्लाई दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। मुझे आंसर रीड नहीं है, बट आप कॉन्सेप्चुअल चलेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मैसेज करेंगे, यदि मुझे लगा कि हाँ आपने ट्राई किया है तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्क डन से रिलेटेड है। मैं सभी के लिए आपके लिए लाया हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप सीख लेना। अभी इसमें एक चीज़ का यूज करूँगा मैं, यदि आपको नहीं आते हैं तो आप भी सीख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, फाइंड द वर्क डन। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, फाइंड द वर्क डन इन अ मूविंग पार्टिकल, फाइंड द वर्क डन इन अ मूविंग पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड। आपको एक फोर्स फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3x² i कैप प्लस 2xz माइनस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आपको जो ये कह रहा है कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, जो लाइन जॉइनिंग आपको दे रखी है वो ओरिजिन से द पॉइंट 213, ठीक है ना। तो आपको ये 2 पॉइंट्स से लाइन जॉइनिंग जो हो रही है वही इसका सी रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको मैंने बताया था कि वर्क डन क्या होता है, यही होता है। और अलोंग द जो कर्व जा रहा है वो एक लाइन है, जैसे कौन से 3D फिगर है, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ये 213 है, तो बहुत ध्यान से, दिस इज ओरिजिन, ये एक स्ट्रेट है ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो 213 है ये, तो ऐसा कुछ होगा फिगर, जो एक लाइन है वो ऐसी कुछ होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी ऐसे करके इसके ऊपर, ठीक है ना। तो आप इसे कैसे करना है, आप कुछ दिमाग लगा पा रहे हैं। सबसे पहले तो इसे आप सादा सिंपली शपथ बदलिए। तो चलिए, तो एफ डॉट डी आर करेंगे तो 3x² dx प्लस 2x जेड माइनस बाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। देखिए हमारे पास दो टर्म तो डिट्टो, मतलब दो टर्म तो बहुत इजीली से आप एवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे x² है और dx है, यहाँ पे z और dz है। आप इसे अलग अलग हटा के x की और z की लिमिट लगा के एवेल्युएट कर सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो बीच वाले टर्म में है, dy के साथ x और z आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसे बहुत ईजी बना सकेंगे। देखिए 3 पॉसिबल, आपको पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि 3 पॉइंट से 3 पॉइंट के बीच में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो कैसे निकालते हैं। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि 5-6 साल में ऐसा आएगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप पूरा मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं तो भी इसे नहीं पढ़ के जा रहे हैं पेपर में। ज़रूरी थोड़ा कि हम ये पढ़ के जाएंगे पेपर में। अभी तक मैं आपको मान रहा हूँ, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। यदि आप इसको क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपने क्या ये जानते हैं, आप अभी अब जान के आप पढ़ के जाएँ तो बात अलग है। बट अभी मैं इंडिविजुअल आपसे पूछूँ कि आपको आती है, नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ये पढ़ते नहीं हैं। बट ऐसा तो है, हम लोग को नॉलेज तो है ना। तो नॉलेज 2 डिग्री की, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट की जो लाइन जॉइनिंग है, जैसे 1 to 2 से मैं 2 to 3 के लिए लाइन जॉइनिंग की इक्वेशन निकालूँ, ये तो हम निकाल सकते हैं ना। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ठीक है ना, इंटू x माइनस x1। तो ये तो हम जानते हैं, बट 3 इक्वेशन की हर किसी को याद नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या है इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। अब वही मैं करने जा रहा हूँ, तो उसे बहुत ध्यान से समझना। देखिए आप इसको तो अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे x की लिमिट 0 to 2 है एंड z की लिमिट 0 to 3 है। बट ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम dy के टर्म्स में बनाना चाहते हैं, मतलब z की वैल्यू हम y के टर्म्स में चाहते हैं। तो z और बाई z को एक साथ ले लो। जैसे मैं आपको बाई z ले रहा हूँ, तो y यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, z यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब बाई z के पॉइंट कौन कौन से हैं, 0,0 से
कौन कौन से पॉइंट है वाई जेड के? 1,3। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो 1,3 को आप जब इसकी लाइन जॉइनिंग निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ वाई जेड आएगी। तो निकालिए, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था मैंने, बाई माइनस बाई वन। तो बाई माइनस बाई वन जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाई माइनस जीरो बाई बराबर एक्स, बाई टू माइनस बाई वन 3 माइनस जीरो। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बाई का वर्क कर रहा है वो जेड कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जेड माइनस जीरो, ठीक है ना? ओके, एंड बाई टू माइनस बाई वन डेट मीन्स 3 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो इंटू वाई माइनस जीरो। तो आप चीज़ समझ में आ गई। एंड जेड इज इक्वल टू 3y, ठीक है? ऐसे ही आप ऊपर वाला एक्स वाई के टर्म्स में निकालो। तो जब आप एक्स वाई लोगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे बाई आ जाएगा। अब आप कहोगे एक्स वाई क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी बाई के टर्म्स में पुट करनी है। तो जेड की वैल्यू आपको मिल गई, अब आप निकालिए। तो आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे आप बाई की जगह बाई लीजिए, और 3 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू, सॉरी क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नहीं बदले, पॉइंट्स बदलिए। यहाँ पे आप 0,0 से 2,1 पे जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप करिएगा तो बाई माइनस जीरो बाई हो जाएगा, एंड बाई टू माइनस बाई वन 1 माइनस जीरो अपॉन 2 माइनस जीरो, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, डेट मीन्स x, क्योंकि x माइनस जीरो एक्स ही हो जाता है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी तो y की y बराबर 1/2x। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ समझ में आई? मतलब y बराबर ये x बराबर 2y और z बराबर 3y आपको पुट करना है। तो कर दीजिए, और यहाँ पे इसको अलग अलग एवेलुएट कर दीजिए। तो इसके लिए जो लिमिट है x की वो क्या है? 0 to 2 और 3x² dx। मैंने इसे अलग कर लिया, देन अब इसे पुट करके हटा देंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 2y दे रखी है। जेड की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 3y दे रखी है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसे हटा दो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देन माइनस y और dy। तो अब सारे टर्म्स y में हो गए। अब y की लिमिट लगा दो 0 to 1, ठीक है? और z का आप जब करोगे इंटीग्रेशन तो z² अपॉन 2, और जब लिमिट लगाओगे तो 0,3, ठीक है? तो अब आप इसे एवेलुएट कर लीजिए, सिंपली सा एवेल्यूएशन है। तो x³/3 हो जाएगा, 3 से 3 रिमूव हो जाएगा तो x³ 2 की पावर q हो जाएगा, और 0 से 0 हो जाएगा। देन उसे हम करेंगे नहीं। तो अब आपको क्या करना है? 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 बाई स्क्वायर। तो 12 ये बाई स्क्वायर हो गया, तो y³/3, ठीक है? माइनस बाई स्क्वायर, सॉरी आप सही है, क्योंकि ये 12 जो है वो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन में था, सेकंड टर्म के नहीं था। तो बाई को y²/2 कर दिया, 0 to 1 हो गया, और उधर आप निकालोगे तो 3 3 9/2 आ जाएगा। ओके, अब आप निकालिए, दिस इज 8, 3 4 जा, एंड देन 4 1 जा 4। समझ में आ रहा है? -1/2 प्लस 9/8, सॉरी 9/2। चलिए, तो 8 और 4 12 हो गया। यहाँ पे आप जब 8/2 करोगे तो 4 आ जाएगा, डेट मीन 16। तो 16 इज योर आंसर। ओके, तो देखते हैं और क्वेश्चन है या नहीं, देन एंड करते हैं वीडियो को। चलिए, तो 1 मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग। चलिए, तो फाइंड, ओके, ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, फाइंड द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन का मतलब भी F.dr ही होता है। तो ये कह रहा है फाइंड द, आप नोट कर सकते हैं, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ F राउंड द कर्व C, और वेयर आपको फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ F राउंड द कर्व C वेयर जो F वेक्टर दे रखा है वो आपको दे रखा है x माइनस वाई आई कैप प्लस x प्लस वाई जे कैप, और आपको दे रखा है एंड C इज द सर्कल। जो C आपको दे रखा है वो सर्कल दे रखा है ऑफ रेडियस 2, और आपको z बराबर 0 भी दे रखा है। बट z बराबर 0 का हम कोई वर्क लेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि z का टर्म इसमें आएगा ही नहीं। ओके,
तो सबसे पहले जो आपको सर्कुलेशन का फॉर्मूला बताया था वो क्या, एफ डॉट डी आर बताया था। जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई। और मैंने आपको बताया जब भी सर्कल दिया जाए तो आप पैरामीटराइजेशन ही यूज करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पैरामीटराइजेशन आ जाएगा इसका एक्स बराबर आर कॉस थीटा, डेट मीन्स 2 कॉस टी, वाई बराबर 2 साइन टी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब सिंपली से आपको क्या करना है, 0 to 2 पाई लिमिट लगाइए, क्योंकि टी आप एवेल्युएट करने वाले हो। टी रिप्रेजेंट्स द थीटा एंड थीटा मूव्स ऑन द सर्कल इज 0 to 2 पाई, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 cos t माइनस 2 sin t, और dx की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 sin t। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। प्लस अब यहाँ पे फिर से आप 2 cos t प्लस 2 sin t इंटू डी वाई आप निकालना चाहते हो तो 2 cos t, और ये ओवरऑल आप बंद कर दीजिए इसे, क्योंकि डी टी आपने बाहर ले लिया है। यहाँ पे डी टी आ रहा है माइनस 2 sin t डी टी, मतलब मैंने कहा नहीं तो बाहर ले लिया, ओके, याद रखना, नहीं आपको मैंने गलत बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्या रिमूव हो रहा है, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, बड़े ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो देखिए ये हो रहा है, दिस इज ऑल्सो माइनस एंड दिस इज प्लस, देन दिस इज रिमूव टू ईच अदर, दिस टर्म इज गोज टू दिस टर्म। अब आपको आ क्या रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर टी प्लस 4, अच्छा ठीक है। तो ये जो आपका बन रहा है वो सिंपली सा सिंपल सा टर्म बन रहा है। अब बन क्या रहा है ये देख लीजिए, 0 to 2 पाई, देखिए 2 2 जा 4 प्लस का 4 sin स्क्वायर टी माइनस प्लस कॉस स्क्वायर टी, डेट मीन्स 1, और आपका डी टी, और 4 कांस्टेंट है और 2 पाई आ जाएगा, डेट मीन्स 8 पाई, ठीक है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश की है। देखिए आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूरा वीडियो समझ में आया तो आप शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और फ्रेंड्स को अपने बताइएगा, और जिसको इसकी नीड है वहाँ तक जरूर पहुँचाइएगा। बस मेरा यही मोटिव है इस चैनल को बनाने का, कि हर किसी के पास ये पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका काम है, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब और लोगों को बताइए कि हाँ अच्छे समझ में आ रहा है, और जो कि फ्री है, आप इंजॉय करिएगा, ठीक है। बस मैथमेटिक्स एंजॉय करिए, फील करिए, एंड बस मज़ा है, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्द आने वाली है, सरफेस एरिया के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है ना। तो बाय बाय।